हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने ईएमआरएस का फॉर्म भरा होगा। तो ईएमआरएस का जो आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता है कि आपकी एक टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में जो जीके के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्पेशली एम्फेसाइज्ड होगा एजुकेशन पर। ठीक है, तो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्कीम पढ़ें, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ें, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं 2020 की, तो ये क्या है, एजुकेशन पॉलिसी है। और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर इसके बारे में सारी कहानी पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर आई थी। ठीक है, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, तो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर आई थी। ठीक है, तो जो पहली दो एजुकेशन पॉलिसीज थी ये क्या बात करती थी, ये बोलती थी 10+2 के पैटर्न की बात करती थी। ठीक है, अगर ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई ये क्या बोलती है, ये बोलती है 5+3+3+4 का पैटर्न बोलती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, जो 10+2 था ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की तो बात करती थी, पर प्री प्राइमरी एजुकेशन इसमें माइनस था, नेगेटिव मतलब था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करता था, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं था। परंतु जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस 5 के अंदर, जो शुरू का 5 है। ठीक है, तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इंक्लूड करती है। और जबकि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन थी, प्री प्राइमरी कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए 1+2 क्लास होती है, तो इनसे पहले की जैसे एलकेजी, वो नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। ठीक है, तो ये जो 3 क्लासेस होती हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये हमारे प्री प्राइमरी का पार्ट होती है। तो ये भी अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का भाग बन जाएंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो जाइए और उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, अब देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें याद रखनी है जब भी आप करंट के टॉपिक पढ़ें। ठीक है, आपका पूरा एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम हो। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्कीम्स लाई गई हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये एकलव्य मॉडल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए अपनी स्कीम करते हैं। तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स। ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये जो पहला एन है, ये फुल फॉर्म भी याद रहनी चाहिए आपको, आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, NMMSS लिखा आ जाएगा और इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर ये ऐसे पूछ लेगा, ये दूसरे नंबर पर ये जो M लिखा हुआ है, एन के बाद में एक हो गया नेशनल, फिर मीन्स, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मेरिट, या फिर एस की फुल फॉर्म पूछ सकता है स्कॉलरशिप एंड स्कीम। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अंदर क्या है, देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 8th क्लास तक तो एजुकेशन ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कर लेते हैं ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो ये ड्रॉप आउट के केसेस को रोकने के लिए, ठीक है, ड्रॉप आउट ना करें बच्चे, और वो 8th के बाद में 9th क्लास के अंदर, ठीक है, 9th क्लास के अंदर एडमिशन लें, 9th के बाद में 10th पढ़ें, 10th के बाद में 11th पढ़ें। ठीक है, 11th के बाद में 12th तक वो अपनी पूरी स्टडी करके जाए, तो ये गवर्नमेंट का मकसद है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगी, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्कॉलरशिप दी जाएगी पर मंथ। कितनी, पर मंथ नहीं, पर मंथ तो 1000 रुपये पड़ेगी, और पर ईयर 12,000 रुपये पड़ेगी। ठीक है, आपसे कैसे भी पूछ लें पर मंथ कितने दिए जाते हैं, तो 1000 रुपये, और पर ईयर 12,000 रुपये। तो इसमें हर क्लास में 12,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चों को दी जाएगी, 1 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप हर साल जो 9th क्लास में एडमिशन लेंगे उनको दी जाया करेगी, और फिर एज ऑन ये कैरी फॉरवर्ड आगे होती जाया करेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। परंतु इसमें क्या होगा, ऐसे ही चुन लेंगे नहीं, मेरिट के बेसिस पे इसमें चुनाव होगा। मेरिट कैसे, मेरिट के लिए 2 टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। चलो इसके बारे में आगे चल के समझते हैं। ठीक है, तो देखो इस स्कीम को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2008 में लॉन्च की गई थी। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटर सेक्टर क्या होता है, सेंटर स्पॉन्सर क्या होती है। तो देखो यहाँ बताते हैं। देखो अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ सेंटर मतलब सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी सेक्टर SECTOR, ठीक है, सेंटर सेक्टर है, ये सेंटर स्पॉन्सर है।
ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड या फिर सेंटर सेक्टर। तो सेंटर सेक्टर का मतलब होता है 100% फंड कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 100% इसको इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। फंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। परंतु सेंटर सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, सेंटर और स्टेट मिलकर दोनों फंड करती है। सेंटर का रेशियो होता है 60 और स्टेट का रेशियो होता है 40%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर मान लीजिए यही स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, ये हमारे क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, या हिल स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर क्या है 90:10 का रेशियो हो जाता है। सेंटर कितना 90% पैसा खर्च करती है और स्टेट कितना 10%, 10% पैसा खर्च करती है। साथ में यूटी के अंदर भी यही फॉर्मूला है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में भी 90:10 का ही रेशियो है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो सेंटर सेक्टर और सेंटर स्पॉन्सर, ये वर्ड दोनों अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकें। अब देखिए ये स्कीम कब 2008 में आई थी। इसमें क्या है 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप दी जाएगी हर साल, क्योंकि देखो हर साल क्या होगा 8th क्लास में बच्चे आएंगे, वो पढ़ के नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो जब भी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उनमें से 1 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसमें यही है कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी तो वो जो भी स्कूल्स हों वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो सकते हैं, या लोकल बॉडी स्कूल्स हो सकते हैं। तो इनमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही ये इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम कौन सी, 9th क्लास से लेके क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक बच्चों को क्या है स्कॉलरशिप देती है। पर मंथ, पर मंथ नहीं है, पर ईयर दी जाती है, ठीक है। पर ईयर कितनी 12,000 रुपये, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने पैसे दिए जाते हैं। पर मंथ आ जाए तो 1,000 रुपये इसमें पर मंथ दिए जाते हैं। पहले इसमें 1 अप्रैल 2017 से पहले कितने दिए जाते थे, 1 अप्रैल 2017 से पहले इसमें 6,000 रुपये पर एनम दिए जाते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और जाइए अब नेक्स्ट आगे चले। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी है, जो भी स्टूडेंट इस स्कीम में एनरोल करना चाहता है, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उनके पेरेंटल इनकम कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज से उनकी इनकम होती है, तो 3.5 लाख रुपए से कम की अगर इनकम है ईयरली 1 साल में, तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, 55% मार्क्स की बात करता है क्लास 7th के अंदर, ठीक है। 7th क्लास में अगर कितने 55% मार्क्स हैं तो वो 2 टेस्ट दे सकता है। इसके अंदर क्या है 2 टेस्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट हैं, पहला टेस्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये हो गया सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इसको होगा सोशलिस्टिक कर दिया, ठीक है, ये स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई, सोशलिस्टिक कर दीजिए आप इसको, ठीक है। सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट हो गया, ठीक है। तो सेट पे कितने, इन दोनों टेस्ट में मिलाकर उसके कितने मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उसके एमएट के अंदर आए 35%, ठीक है, तो उसके सेट के अंदर कितने आने चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए। जब इन दोनों का एवरेज किया जाएगा तो ये 40% हो जाएगा, ठीक है। तो किसी टेस्ट में कम आ सकते हैं तो दूसरे टेस्ट में ज़्यादा ले आएँ, परंतु एटलीस्ट 40% मार्क्स आने चाहिए अगर उसको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है। और SC ST के लिए इसके अंदर कितने 32% की मार्क्स की ही क्राइटेरिया रखा गया है दोनों एग्ज़ाम में एग्रीगेट मिलाकर, तो ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये स्लोगन लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पे मोदी जी दिख रहे हैं, तो मोदी जी यहाँ पे नारा दे रहे हैं कि सरदार पटेल जी थे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने एक भारत का स्लोगन दिया था, जो वर्ड दिया था एक भारत के, जो भारत है वो एक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं बटा होना चाहिए। इसीलिए जब इनको होम मिनिस्टर बनाया गया तो इन्होंने क्या करा, भारत जो हम आज देखते हैं भारत, ठीक है, उसमें क्या बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो कुछ पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहते थे, वो कुछ अलग ही रहना चाहते थे अपना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इनको मिलाया, कुछ पावर से मिलाया, कुछ पुलिस डंडे से, है ना, पुलिस फोर्स के थ्रू मिलाया, किसी को डरा धमका के मिलाया, तो इन्होंने पूरे देश को एक देश बना दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक भारत है, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है एक भारत श्रेष्ठ भारत किसके द्वारा ये स्लोगन दिया गया, फिर वहाँ पर लिखा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इन्होंने ये नारा दिया था। दूसरा होगा महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी ने दिया था। तीसरा सुभाष चंद्र बोस,
ठीक है, इनके द्वारा ये दिया गया था क्या नारा, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो बताइए कितने लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी पे भी टिक लगा के आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो पूरे एग्जाम में 1 से लेके 2% बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी ने एक भारत का नारा दिया है। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ऐसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये नारा दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसको आसान से कर लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, एकलव्य रेजिडेंशियल मतलब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गया ये। तो ये क्या है, ये इसी का ही आप एग्जाम दे रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का आपने फॉर्म भरा है और इसी पे ही ये पूछा गया है, वो स्कीम आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई 2023 को, ठीक है, अभी हाल ही की खबर है, 4-6 महीने पुरानी है, तो 27 जुलाई 2023 को क्या हुआ, 6 EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की नींव रखी। तो कहाँ कहाँ रखी ये आपसे पूछी जा सकती है। तो ये राजस्थान में रखी गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान का कभी मैप देखा हो, तो राजस्थान का मैप कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैं हल्का फुल्का जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा। ये राजस्थान का मैप हो गया। तो ये राजस्थान का जो सदर्न टिप है, ठीक है, ये हो गया बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में कितने, 2 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट इस साइड में यहाँ पर ये है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर कितना, 1 रेजिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है और इसके ऊपर यहाँ पर है उदयपुर। ठीक है, ये जो उदयपुर है, उदयपुर में 2 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और इसके इधर यहाँ पर ये जो मैंने डार्क पोर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 1 रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल 6 रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। 27 जुलाई 2023 को सीकर से नरेंद्र मोदी जी ने इसकी उद्घोषणा की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट खबर है आपकी, यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको जो महिलाएं दिख रही हैं ये क्या है, हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू है। तो इन्होंने क्या है, अभी हाल ही में टीचर्स डे के दिन, ठीक है, तो नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रिंसिपल हैं ये EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भोपाल के प्रिंसिपल हैं। तो इनको क्या है, नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका नाम है डॉक्टर यशपाल सिंह। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ के हैं, तो EMRS भोपाल मध्य प्रदेश के हैं, ये है ना, भोपाल का पड़ता है, MP के अंदर पड़ता है, इतना याद होगा। तो इनका नाम क्या होगा, यशपाल सिंह नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीचर्स डे के दिन इनको ये अवार्ड दिया गया। तो टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। बहुत ही ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टीचर्स डे। ठीक है, तो टीचर्स डे को इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये टीचर्स डे किसकी याद में, किनके स्मृति में मनाया जाता है, वो भी बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो थोड़ी मेहनत आप करेंगे तभी एग्जाम में आगे निकलेंगे। तो ये 2 क्वेश्चनों के आंसर दीजिए जल्दी से। अब जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इनका नाम बताना है। एक ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम बताना है। चेयरमैन का नाम क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 10+2 का जो सिस्टम है उसको किससे रिप्लेस किया गया है ना। 10+2 की जगह न्यू सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस किया गया है वो बताना है आपको, नया सिस्टम क्या लेकर आए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताइए 5+3+3+4। ठीक है, इसमें से ये वाला 3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस 3 के बारे में बताना है कि इस 3 का नाम क्या है। इन सब के देखो अलग अलग नाम है, अगर आप इनके नाम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इन सब के अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 4th है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी है, तो ये कौन सा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप इनके नाम दे रखे हैं अलग अलग। जैसे 10+2 है तो 10 का नाम होता है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है,
2 का नाम होता है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से इस 3 का नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसको अच्छे से अटेंड करें, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें भी पता चलेगा कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना सीरियस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। अगर कोई हमें मेल करना चाहता है तो हमें मेल कर सकता है learn24academy, ठीक है, @gmail.com। यहाँ पे हमें मेल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।